नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र ने श्वेत पत्र नहीं सफेद झूठ पेश किया। पीएम मोदी की सरकार पर बरसी कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि बंगाल, तमिलनाडु और केरल समेत यहां पर विपक्ष का क्लीन स्वीप। ओपिनियन पोल से आ रही है बड़ी खबर, जिसके बाद भाजपा को बंगाल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और केरल में जबरदस्त झटका लग सकता है। तीसरी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की बचेगी कुर्सी या लगेगा राष्ट्रपति शासन। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। चट्टी चौराहे पर एक ही चर्चा, क्या तेजस्वी यादव कर देंगे खेला। और इसी के साथ कई विधायकों के गायब होने की खबर भी आ रही है दोस्तों। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन किए मिल गया ओबीसी वर्ग का दर्जा। राहुल गांधी के बाद खड़गे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा भव्य स्वागत। मिशन 2024 के लिए संदेश देने की है तैयारी। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को विपक्ष चटाएगा धूल, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था पर केंद्र ने श्वेत पत्र नहीं सफेद झूठ पेश किया। पीएम मोदी की सरकार पर बरसी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व व राजकोष की स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। हालांकि पीएम मोदी की नीतियों के साथ साथ वित्त मंत्री को अक्सर कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बार श्वेत पत्र को लेकर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक मोदी सरकार ने संसद में श्वेत पत्र नहीं बल्कि श्वेत झूठ यानी कि सफेद झूठ पेश किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है। जयराम रमेश ने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति पर सवाल किया और कहा कि सरकार को बेरोजगारी, नोटबंदी, सीमावर्ती इलाकों में तनाव और मणिपुर में हुई हिंसा पर दस्तावेज पेश करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2024 में पेश किया गया श्वेत पत्र वास्तविकता से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि यह सफेद झूठ पत्र है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल महाराष्ट्र में टक्कर, तमिलनाडु केरल में विपक्ष का क्लीन स्वीप। ओपिनियन पोल से बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में बीजेपी को विपक्षी दलों से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। और केरल और तमिलनाडु में विपक्षी दल क्लीन स्वीप कर सकते हैं, यानी इन राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार टीएमसी को इस बार 22 सीटें मिल सकती है। बीजेपी 19 सीटें जीतकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। लेकिन अगर दोस्तों इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ जाए बंगाल में, तो भाजपा के लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 40% वोट शेयर हासिल करने का अनुमान है, जो 2019 के समान है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वहीं हम आपको बता दें कि बाकी के राज्यों में, यहाँ पर दक्षिण के खास करके राज्यों में भाजपा की हालत पतली होती नजर आ रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान इन राज्यों में भाजपा को देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 12 फरवरी को नीतीश कुमार की बचेगी कुर्सी या लगेगा राष्ट्रपति शासन। चट्टी चौराहे पर एक ही चर्चा, क्या तेजस्वी यादव करेंगे कोई बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। इस संशय का आलम यह है कि लगभग दल अपने अपने विधायकों को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि बिहार की राजनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का वो बयान हावी हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेला तो जरूर होगा। बिहार के विधायकों की चर्चा दिल्ली से तेलंगाना तक हो रही है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के तेवर से सत्ता दल की बौखलाहट बढ़ गई है। और ऐसा नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव झेलने वाले अवध बिहारी चौधरी कोई पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा, विंदेश्वरी वर्मा और 2022 में बीजेपी के विजय सिन्हा पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पर अवध बिहारी चौधरी इस मामले में उन सब विधानसभा अध्यक्ष से अलग हैं। अवध बिहारी चौधरी पहले विधानसभा अध्यक्ष होंगे जो अपने ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अविश्वास प्रस्ताव का सदन में सामना करूंगा। शेष विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का
सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, इस बार किसी बड़े खेले के उम्मीद में है खुद स्पीकर साहब, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि बड़ा खेला होगा। और दोस्तों, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव में यहाँ पर जीत जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जीत नहीं होगी, बिहार में बड़े खेला की तरफ ये इशारा करेगा और नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन किए मिल गया ओबीसी वर्ग का दर्जा। राहुल गांधी के बाद खड़गे ने साधा उन पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जाति को लेकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी की जाति को लेकर उन पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिला है, जबकि देश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में खुद को शामिल करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। खड़गे से पहले राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर को शेयर करते हुए कहा था कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वो अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी सरकार का धन्यवाद। खबर में दावा किया गया है कि पीएम मोदी के ओबीसी स्टेटस को 1999 में मान्यता दी गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि आजकल पूरे देश को मोदी जी सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जाति को तो ओबीसी दर्जा मिल गया। वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी भी कहने लगे हैं। खड़गे ने कहा, मोदी जी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिल गया, पर देश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में अपने आप को शामिल कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। देश की कई सारी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो मोदी जी के जाति जनगणना के विरोध के चलते ओबीसी दर्जा नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आसानी से खुद ओबीसी का दर्जा पा चुके हैं पीएम मोदी और अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बताकर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा भव्य स्वागत। मिशन 2024 के लिए संदेश देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 11 दिनों तक रहने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चंदौली में प्रवेश करने वाली यह यात्रा चंदौली से शुरू होकर वाराणसी, मिर्जापुर होते हुए आगे रायबरेली, अमेठी होते हुए लखनऊ के रास्ते आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होते हुए 25 लोकसभा क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ेगी और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अलग अलग बैठक कर जिलेवार और लोकसभावार कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने और लोगों को यात्रा से जोड़ने के लिए रणनीति बनाई है और इस यात्रा के दौरान हर वर्ग से लोगों को जोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर युवाओं, महिलाओं, सैनिकों, बेरोजगार युवाओं समेत अन्य अलग अलग वर्गों को लोगों को अलग अलग जगह पर राहुल गांधी से मुलाकात कराने और इस यात्रा में जोड़ने की तैयारी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभिषेक घोसालकर की हत्या को लेकर घिरे शिंदे सरकार, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, लेकिन इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। अभिषेक घोसालकर शिवसेना के कद्दावर नेता थे। उनके पिता अभी भी हमारे साथ हैं। जो हुआ है वो बेहद दुखद हुआ है। दिख रहा है किस तरफ से गुंडा राज के चलते इतनी बलि ली जा रही है, लेकिन इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। सीएम और डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी सत्ता की मौज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वो शर्मनाक है। जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से इस्तीफा मांगना चाहिए। दोस्तों, फेसबुक लाइव के दौरान उनको गोली मारी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा से गठबंधन की चर्चाओं के बीच आरएलडी ने सरकार को घेरा, बजट पर उठाए कई सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के साथ गठबंधन की चल रही चर्चाओं के बीच गुरुवार को आरएलडी ने विधानसभा में भाजपा सरकार को बजट पर घेर लिया है। शामली के आरएलडी विधायक प्रसन्न कुमार ने सत्र के दौरान सरकार के बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं व महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिससे महिलाओं की रसोई के खर्चे कम हो सकें। आरएलडी विधायक प्रसन्न कुमार ने कहा कि यूरिया की बोरी से 10 किलो की चोरी किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कोई भी सुविधा व युवाओं के लिए कोई भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार को कोसते हुए उन्होंने कहा कि किसान अब पशुओं को नहीं पाल पा रहे हैं और पशुपालन उद्योग खत्म हो गया है। विधानसभा में
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठी। चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग शामली के विधायक प्रसन्न कुमार व फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक बाबूलाल ने की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साउथ में बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी, इंडिया की सीटें चौंकाएंगी, सर्वे के आंकड़े कर रहे हैं दावे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है। आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। उन्होंने तो हाल ही में लोकसभा में दावा भी किया कि एनडीए को 400 सीटें मिलेगी, वहीं विपक्षी गठबंधन ने इसे सपना करार दिया है। वैसे माना जा रहा है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 सीटें जीतनी है तो दक्षिण के किले को भेदना बिना ऐसा मुश्किल होगा। और ऐसे में सवाल है कि लोग किसका साथ देंगे। क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी? इन तमाम सवालों को लेकर आपको बता दें कि सी वोटर के साथ मिलकर देश का मूड समझने के लिए सर्वे किया गया है और इस मूड ऑफ द नेशन के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जनता का रुख क्या है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उससे ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, लेकिन दोनों ही स्थिति में भाजपा को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए चुनौती बने राजपूत, बोले काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण करने की मांग को लेकर राजस्थान में राजपूतों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजपूतों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों के चलते उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। राजपूत वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और अगर ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वहीं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर गुरुवार को श्री छात्र पुरुषार्थ के बैनर तले बाड़मेर में राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय के आगे एक दिवसीय धरना दिया, जहां विभिन्न विसंगतियों को लेकर छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल को अवगत करवाया और मांग पत्र सौंपकर उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को बताया अन्यायकाल, सरकार गिरने से लेकर अर्थव्यवस्था को दिलाया याद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने श्वेत पत्र के जवाब में भाजपा सरकार की विफलताओं की लंबी फहरिस्त गुरुवार को स्याह पत्र के रूप में जारी की। इसमें भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की बदहाली के दावे करते हुए मोदी सरकार के 10 साल को अन्यायकाल करार दिया गया है। सरकार पर सामाजिक अन्याय से लेकर राजनीतिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी ही नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। लद्दाख में सीमा पर चीनी अतिक्रमण के बाद बने बफर जोन पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। संसद में सरकार के श्वेत पत्र रखने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 57 पेज का स्याह पत्र जारी किया और इसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की विफलताओं और वादा खिलाफी को आरोप पत्र के रूप में पेश किया गया है। मोदी की गारंटियों के प्रचार पर प्रहार करते हुए खड़गे ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे उनके अधूरे वादों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि पीएम जब संसद में अपनी बात रखते हैं तो नाकामियों को छिपाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते और इसीलिए हम स्याह पत्र लेकर आए हैं। स्याह पत्र में दावा किया गया है कि मोदी सरकार के 10 साल में अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और देश विनाशकारी नोटबंदी की मार से अब तक बाहर नहीं आ पाया है। भयंकर महंगाई पर सरकार चुप है और पेट्रोल डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरत वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व मंत्री खचरी व्यास ने बीजेपी को घेरा, बोले पीएम मोदी का वादा राज्य के पहले बजट में ही फेल। जी हां दोस्तों, बीजेपी सरकार ने 8 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया और इस बजट में युवा, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं आदि हर वर्ग के हित को साधने की भी बात बीजेपी की तरफ से की गई है। अब बजट पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसको भ्रामक बताया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बजट को मोदी की गारंटी का फेल बता दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्ज के बोझ में डूब रही है मोहन सरकार, फिर लिया इतने करोड़ का लोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्ज के दलदल में दबती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए वादे को पूरा करना मोहन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। ये वजह है कि मोहन सरकार को एक बार फिर कर्ज लेना पड़ गया। ये कर्ज 1500 करोड़ के रूप में सरकार ने 16 और 17 साल
सालों की अवधि के लिए लिया है और सूत्रों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के खत्म होने के पहले सरकार 31 मार्च तक अभी बाजार से 8,000 करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा में योजनाएं बंद होने से गरीब परेशान, पीडीए जन चौपाल में की गई योगी सरकार की निंदा, ईडी सीबीआई का भी हुआ जिक्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीए जन चौपाल का आयोजन गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्ती मालकौली में आयोजित किया गया, जिसमें सपा सरकार के शासनकाल में चलाई गई गरीबों के हित की योजनाओं को बंद किए जाने पर सरकार की निंदा की गई और इसके लिए लोकसभा चुनाव में सपा को मजबूत किए जाने पर बल दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुल्तानपुर या फिर अमेठी, वरुण गांधी इस बार निर्दलीय उतर सकते हैं मैदान में, कांग्रेस सपा देगी समर्थन। जी हां दोस्तों, अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी या नहीं, या फिर से वो इस बार का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का ही समर्थन भी मिल सकता है। वरुण गांधी मौजूदा समय में पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव या तो अमेठी से या फिर सुल्तानपुर सीट से लड़ सकते हैं। सुल्तानपुर सीट से उनकी मां मेनका गांधी वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी केंद्र में मंत्री भी थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद से ही मेनका और वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रमों से भी दूर ही नजर आए। हालांकि मेनका गांधी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन वरुण गांधी प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं और इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी भी या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पीएम का नाम लिए बिना साधा निशाना, राहुल के बयान पर टिप्पणी से किया इनकार। जी हां दोस्तों, वाराणसी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री के ओबीसी होने पर सवाल उठाए। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। कहा कि देश में बहुत से लोग जन्म से ही सर्टिफिकेट से ओबीसी हो गए हैं और प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना ही इशारों में उन्होंने कहा कि अपने तरीके से अपनी जाति को ओबीसी में बदल लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव का बड़ा दाव, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बनेंगे तारणहार, नीतीश की टेंशन बढ़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के इस्तीफे के इनकार ने बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने साफ किया है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट पास करना है। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान अवध बिहारी चौधरी को वोटिंग कराने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और माना जा रहा है कि लालू यादव के इशारे पर अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने भी ताल ठोक दी है और जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी कर दी है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन का दावा है कि उसे 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष के पास महज कुल 114 विधायक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड से दक्षिण बिहार में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, औरंगाबाद में 15 को राहुल गांधी की सभा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के तहत दक्षिण बिहार के कई जिलों का दौरा कर झारखंड के दौरे पर रह रहे राहुल गांधी बिहार में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। इस बार वो दक्षिण बिहार आएंगे और झारखंड से उनकी दक्षिण बिहार में एंट्री पलामू के बाद औरंगाबाद के संडा बॉर्डर के रास्ते होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में खेला की आशंका से डरी भाजपा, फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को पटना से बाहर ले जाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में बनी नई सरकार की फ्लोर टेस्ट से पहले खेला की आशंका ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। लिहाजा बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को एक साथ पटना से बाहर रखने की तैयारी कर ली है और 10 से 11 फरवरी को बीजेपी के सारे विधायक बोधगया में रहेंगे। उन्हें फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एक साथ पटना लाया जाएगा। बीजेपी की ओर से ये जानकारी आई है कि पार्टी ने 10 और 11 फरवरी को पार्टी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। ये प्रशिक्षण शिविर बोधगया में आयोजित होगा। इसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे जिन्हें पार्टी के पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि बीजेपी ने पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं किया था। बुधवार की रात भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें फ्लोर टेस्ट से पहले सारे विधायकों को एक साथ रखने का फैसला लिया गया और इसके लिए प्रशिक्षण शिविर की प्लानिंग की गई और ये भी तय किया गया कि पटना में अगर शिविर लगाया गया तो विधायकों को इधर उधर भटकने का खतरा होगा। लिहाजा शिविर को पटना
पटना से बाहर लगाया जाए, इसके लिए बोधगया का चयन किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन की बड़ी खबर। राकेश टिकैत का सरकार पर वार, कहा हर बार बजट में किसानों के साथ किया जाता है छलावा। जी हां दोस्तों, पंचायत में उन्होंने कहा कि हर बार बजट में किसानों के साथ छल किया जाता है। सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है। अब किसानों के मुद्दे पर 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम और 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या किसानों को दोबारा दिल्ली कूच करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 फरवरी से पहले केंद्र सरकार दे मांगों पर जवाब, दिल्ली कूच के लिए किसान कर रही है तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान फिर से आक्रामक नजर आ रहे हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में है और 13 फरवरी से पहले केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है किसानों ने, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान तैयार हैं। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।